महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य। 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 मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके बाद राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसका प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को छूता न रख सके। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उसके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला, लाल किला। मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। 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 माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता थे के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से भी ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिनकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। पिता की ओर से भी ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिनकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। पिता की ओर से भी ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। पिता की ओर से भी ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। पिता की ओर से भी ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थे। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। चित्र 2 तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल
सम्राटों का एक लघुचित्र 1702 से 12। तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघुचित्र 1702 से 12। तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघुचित्र 1702 से 12। तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघुचित्र 1702 से 12। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी और उसके पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा था, और उसके बाद अबू शेर बाबर के दादा। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता। मध्य में तैमूर है और उसके दाहिने ओर उसका पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा था, और उसके बाद अबू शेर बाबर के दादा। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा था, और उसके बाद अबू शेर बाबर का दादा। और तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा था, और उसके बाद अबू शेर बाबर के दादा। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मिरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा था, और उसके बाद अबू शेर बाबर के दादा। तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं, और उनके दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है, उसके दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है, उसके दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है, उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है, और उसकी दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जमशेद अधिकार के रूप में करते थे? क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जमशेद अधिकार के रूप में करते थे? क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जमशेद अधिकार के रूप में करते थे? उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनाया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगल समूह की तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर को अपने कब्जे में कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम की कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। उदाहरण के लिए आप गौर करेंगे अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, सिखों और मेवाड़ और मरवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। मुगलों और अहोम, सिखों एवं मेवाड़ और मरवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। मुगलों और अहोम, सिखों एवं मेवाड़ और मरवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से
से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? मुगल फौज अभियान पर चित्र 3 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 मुगल फौज अभियान पर। चित्र 4 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। चित्र 4 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। चित्र 4 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। चित्र 4 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। बाबर ने इनकी पानीपत में की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं। 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 उत्तर अकबर का शासन 1605। 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 उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। 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 मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार के वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार के विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका वन में दिए गए रंगीन उदाहरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े हुए प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या सहदयाद? आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या सहदयाद? आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या ज्येष्ठाधिकार या सहदयाद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। 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 तालिका वन को फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तालिका वन को आप फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। राजपूत इसका अच्छा उदाहरण है। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करने के उच्च पद प्राप्त किए परंतु कईयों ने विरोध भी किया। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए परंतु कईयों ने विरोध भी किया। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए परंतु कईयों ने विरोध किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक
मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार कर उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनकी साथ सामान्य व्यवहार किया और उनके साथ जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 को देखें, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की मां कछावा की राजकुमारी थे। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की मां कछावा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की मां कछावा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की मां कछावा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की मां कछावा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मड़वाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मड़वाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मड़वाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मड़वाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मड़वाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हो गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हो गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों को सरदारों सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की और तुरानी थे, लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था की, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला पद, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे।
मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे, वे सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे, वे सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के ही समान थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुफ्तियों से भिन्न अपनी जागीर पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। परंतु मनसबदार अपनी मुफ्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, न ही उन पर शासन करते थे। परंतु मनसबदार अपनी मुफ्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उसके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। उसके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। उसके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे, उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। यह राजस्व उनके नौकर के उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत कर रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अपराध राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अपराध राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अपराध राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर सके। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जात की श्रेणियाँ 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। 5000 जात वाले अभिजातों की संख्या 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। 5000 जात वाले अभिजातों के दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की और पदवी के थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी में थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? चित्र 5 अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 5 अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 5 अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 5 अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 5 अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। चित्र 6 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यूरो। चित्र 6 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यूरो। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यूरो। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। पहला भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। चित्र 6 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यूरो। यहाँ जहांगीर के समय के
भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। पहला भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। चित्र 6 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। पहला भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। चित्र 6 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। पहला भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए। चित्र 6 शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे को है जहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। पहला भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, दूसरा एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। जब्त और जमींदार। 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 मुगलों की आमदनी का एक प्रमुख साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों की आमदनी का एक प्रमुख साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों की आमदनी का एक प्रमुख साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय क्रम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय क्रम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय क्रम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय क्रम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 80 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे अवलिक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग अलग की अलग सूची बनाई गई। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। प्रत्येक सूबे अवलिक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। प्रत्येक सूबे अवलिक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विरोध कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी। 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 अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का
इतिहास लिखे। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का यह रोचक आयाम है कि विधि प्रकार की चीज़ें, फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। चित्र 7। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। चित्र 7। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। चित्र 7। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। चित्र 7। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र। 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 प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा आईने अकबरी में मिलता है। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेष रूप से आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले
कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ कार्य किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी, बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ कार्य किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक, कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी, बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ कार्य किए जाने वाले मंत्री, फौजदार, सेनानायक, कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी, बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर और धर्मार्थ कार्य किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेनानायक और कोतवाल नगर पुलिस का अधिकारी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। 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 मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्णित थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्णित थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्णित थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किए गए आदेश फरमान है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किए गए आदेश फरमान है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किए गए आदेश फरमान है। चौकोर मुहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पदम शाह बेगम का आदेश। चौकोर मुहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पदम शाह बेगम का आदेश। चौकोर मुहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां शाह बेगम का आदेश। चौकर मुहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। चौकर मुहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मुहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। गोल मुहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। गोल मुहर के अनुसार शाहजहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। नूरजहां का फरमान। 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 अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य के कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं और सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्रता ताने बाने बुन लिए थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य के कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्रता ताने बाने बुन लिए थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य के कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में आया था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक के थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर विचार विमर्श चर्चा शुरू की। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में था। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में था। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टी होते हैं।
इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्हता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्हता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। मतान्हता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर वह यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मतान्हता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण ये कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। मतान्हता ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। सुलह इबादत खाना। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ चर्चा करते हुए। चित्र 9 इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ चर्चा करते हुए। सुलह ए कुल। 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 अकबर की सुलह ए कुल की नीति उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्म के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीकों से सार्विक शांति सुलह एक कुल के सिद्धांत पालन किया। उसने सुसंगत तरीकों से सार्विक शांति सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। उसने सुसंगत तरीकों से सार्विक शांति सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। उसने सुसंगत तरीकों से सार्विक शांति सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य।
17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप उसकी आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। परंतु यही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। 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 शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था केवल कुल 8000 में 445 ही थे। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारियों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके या उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या मात्र 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके अथवा उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग के वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। इन खर्चों से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भाग इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। परंतु राजस्व का भाग इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों, शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भरवाते थे। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भरवाते थे। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भरवाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने के बात सोच भी नहीं सकते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापार और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया।
इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजा और रानियां, राजा और रानियां, राजा और रानियां, राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थी। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार में विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थी। इसमें 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी शामिल है। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी शामिल है। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी शामिल है। उसके साथ उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बागदाद और इराक में हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। उसकी फौज ने बागदाद और इराक को भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। उसकी फौज ने बागदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का कुछ हिस्सा ओटोमन राष्ट्र को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके पर नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों से मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सातवीं व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सातवीं व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों का पता लगाएं। अकबर के अन्य समकालीन शासकों का पता लगाएं। इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान के सफाविद शासक शाह अब्बास और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जॉर्ज इवान चतुर्थ बेसिलिएविच जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास और इन सबसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जॉर्ज इवान चतुर्थ बेसिलिएविच जो इवान दे टेरिबल नाम से कुख्यात है। अकबर के समकालीन इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान का शासक सफाविद शासक शाह अब्बास और इन सबसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जॉर्ज इवान चतुर्थ बेसिलिएविच जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। महावीर।